हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द लीगल वानी। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जुडिशियल डिसीजंस एंड जुरिस्ट राइटिंग। आर्टिकल 38(1)(d ऑफ स्टैट्यूट ऑफ नेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में द कोर्ट शैल अप्लाई सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 59। कोर्ट अप्लाई करेगा जुडिशियल डिसीजन एंड जुरिस्ट की राइटिंग को, ठीक है, जब भी उन्हें डिटरमाइन करना हो रूल ऑफ लॉ को, ठीक है, एज अ सब्सिडरी मीन्स। देखिए यहाँ पे एक चीज़ को समझिए कि जो जुडिशियल डिसीजंस हैं और टीचिंग ऑफ द मोस्ट हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट या जुडिशियल जुरिस्ट राइटिंग है, इसको सब्सिडरी मीन्स माना गया है कि कनेक्टेड तो है सोर्स ऑफ नेशनल लॉ में, ठीक है, सोर्सेज माना जाता है बट लेस इंपॉर्टेंट माना जाता है देन द अबव थ्री, ठीक है, उनकी उसकी सब्सिडरी हैं ये, ठीक है, सोर्सेज के सब्सिडरी हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब जब बात होती है कि जुडिशियल डिसीजन और टीचिंग ऑफ मोस्ट हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट को एक्सेप्ट करने की, इनके डिसीजंस या राइटिंग को एज ए डिटर्मिनेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, तो हमें आर्टिकल 59 ऑफ आईसीजे की कंडीशंस को फुलफिल करना ही होगा, ठीक है। विदाउट एक्सेप्टिंग या विदाउट फुलफिलिंग द कंडीशंस ऑफ आर्टिकल 59 ऑफ आईसीजे, आप कभी भी जुडिशियल डिसीजंस और जुरिस्ट की राइटिंग को एज अ सोर्स या एज अ डिटर्मिनेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ नहीं कंसिडर कर पाएंगे, ठीक है। कोर्ट इसको अप्लाई कर ही नहीं पाएगी फॉर डिटरमाइनिंग द रूल, ठीक। द डिसीजन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डू नॉट क्रिएट अ बाइंडिंग जनरल रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे के जो भी डिसीजंस होंगे वो कभी भी बाइंडिंग फोर्स की तरह एक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और आर्टिकल 59 ये क्लियर करता है कि जो भी डिसीजंस होंगे कोर्ट के वो बाइंडिंग फोर्स नहीं होंगे, वो बाइंडिंग नहीं होंगे अदर पार्टी में। जो प्रीवियस डिसीजंस हैं वो नेक्स्ट पार्टी पे कभी भी बाइंडिंग नहीं होंगे जब तक पार्टी अपनी कंसेंट ना दे दे कि ये पर्टिकुलर केस में हम ये वाले रूल को एक्सेप्ट करते हैं, ये वाले डिसीजंस को एक्सेप्ट करते हैं। तो आर्टिकल 59 जनरल बात करती है कंसेंट ऑफ पार्टीज की, कि जब तक पार्टी अपनी कंसेंट नहीं देती है उस पर्टिकुलर केस में, उस पर्टिकुलर जुडिशियल डिसीजन को एक्सेप्ट करने की, या टीचिंग या जो राइटिंग है जुरिस्ट की उसको एक्सेप्ट करने की, तब तक कोई भी इंटरनेशनल कोर्ट या कोई भी ट्रिब्यूनल या कोई भी आर्बिट्रेशन कभी भी जुडिशियल डिसीजंस और टीचिंग ऑफ मोस्ट हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट की राइटिंग को कभी भी अपने डिसीजंस देने में अप्लाई नहीं कर सकते हैं जब तक पार्टीज अपनी कंसेंट नहीं दे देती हैं। यहाँ तक समझ में आया आई थिंक। ऑल्दो आईसीजे हैज़ नॉट अडॉप्टेड द कॉमन लॉ डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए म्यूनसिपल लॉ में प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, ठीक, लेकिन इंटरनेशनल लॉ में जो प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। वो तभी एक्सेप्ट होगा जब पार्टीज अपनी कंसेंट देंगे अंडर आर्टिकल 59, ठीक है। म्यूनसिपल लॉ में क्या होता है, जो जनरल जो डोमेस्टिक लॉज होते हैं पर्टिकुलर स्टेट के, वहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो वो आगे वो क्या होंगे, वो एज अ प्रेसिडेंट वर्क करते हैं लोअर कोर्ट्स के लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक चीज़ें आप लोगों को क्लियर हैं। Next, the decision of International Court of Justice has enormously influenced state and codifying agency, ठीक है। देखिए जो इंटरनेशनल कोर्ट है ऑफ जस्टिस के जो डिसीजंस हैं 59 के अकॉर्डिंग वो तभी अप्लाई होंगे उस पर्टिकुलर केस में जब वो पर्टिकुलर पार्टीज एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ हम इन डिसीजंस को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत बार ये देखा जाता है और जैसे इंटरनेशनल डेवलप हो रहा है कि जो आईसीजे के डिसीजंस हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बहुत सारी स्टेट्स को और बहुत सारी कोडिफाइंग एजेंसी को नए नए लॉज को इनेक्ट करने में या फॉर्म करने में। जैसे इक्विटेबल प्रिंसिपल, जो रूल है ऑफ इक्विटेबल प्रिंसिपल इनिशिएटेड इन नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस। जब हमने जनरल प्रिंसिपल को डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि इक्विटेबल प्रिंसिपल अप्लाई किया था नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस में, ठीक है। तो ये जो रूल इक्विटेबल प्रिंसिपल को नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस में एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया, वो बहुत सारे केसेस में आगे भी उसको यूज़ किया गया बाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और यही प्रिंसिपल को इनकॉर्पोरेट किया गया 1982 की यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी, ठीक है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो डिसीजंस हैं, ठीक है, वो न्यू डेवलपमेंट में इंटरनेशनल लॉ के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत बार ये प्रैक्टिस में देखा गया है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सिर्फ डिटर्मिनेशन को सिर्फ एज अ सब्सिडरी मीन्स नहीं कंसिडर करके एक हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं एज अ डेफिनेट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इंटरनेशनल लॉ अभी भी डेवलप हो रहा है,
ठीक है, डेवलपमेंट के साथ साथ डिसीजन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के डिसीजंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी जा रही है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब जब हमने अभी तक हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के डिसीजंस की, अब हम बात करने वाले हैं कि म्युनिसिपल कोर्ट के डिसीजंस भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, अंडर आर्टिकल 38(1)(d) के। ठीक है, तो जब स्टेट जुडिशियल डिसीजन की हम बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि जो म्युनिसिपल कोर्ट के डिसीजंस हैं वो एक बहुत कम वैल्यू इम्पार्ट करते हैं इंटरनेशनल लॉ में। ठीक है, पर अगर यूनिफॉर्म डिसीजन हो ऑफ द कोर्ट्स ऑफ मैनी स्टेट हैव अ टेंडेंसी टू क्रिएट एविडेंस ऑफ इंटरनेशनल कस्टम। देखो, लेकिन यूनिफॉर्म डिसीजन अगर होते हैं कोई भी कोर्ट के, ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स के म्युनिसिपल कोर्ट, ठीक है, म्युनिसिपल कोर्ट में अगर सारे इस कोर्ट ने एक पर्टिकुलर डिस्प्यूट है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे एक यूनिफॉर्म डिसीजन दिया है, तो ये टेंडेंसी क्रिएट करती है इंटरनेशनल कस्टम की ओर। ठीक है, जब भी अगर कोई भी अगर हम बात करें रिलेशनशिप ऑफ इंटरनेशनल एंड म्युनिसिपल लॉ, ठीक है, जब भी नेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट पे बात होगी या एक्स्ट्राडिशन या डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ में, ठीक है, जहाँ पे इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जनरली एक्सेप्ट किए जाते हैं यूनिफॉर्म डिसीजंस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी, जो यूनिफॉर्मिटी है वो कस्टम का रूप ले करके फिर वो अप्लाई होता है एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। नेक्स्ट, राइटिंग ऑफ jurist. This source may be restored to as final resort, that is only when all the sources listed in Article 38 have failed to resolve the dispute. जो Article 38(1)(d) में, ठीक है, क्या है, राइटिंग ऑफ jurist को एज अ फाइनल रिसोर्ट रखा गया है। अगर सारे जैसे पहले कन्वेंशन नहीं है, देन कस्टम नहीं है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे कोई जनरल प्रिंसिपल भी नहीं है, कोई जुडिशियल डिसीजंस भी नहीं है, तब हम राइटिंग ऑफ द जूरिस्ट को क्या करते हैं, राइटिंग ऑफ जूरिस्ट को एक फाइनल रिजॉर्ट की तरह हम देखते हैं। ठीक है, कि किसी वेरियस नेशंस में से किसी भी एक जूरिस्ट ने अपना ओपिनियन दिया हो, क्या पता इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे, तो उसको हम कंसिडर करते हैं एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। काल्वो क्लॉज एंड डार्गो डॉक्ट्राइन आर द इंस्टेंस ऑफ सच रूल इन इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, बहुत सारी जो डॉक्ट्राइंस हैं, देखिए जो भी डॉक्ट्राइंस निकल के आई हैं इंटरनेशनल लॉ में, वो वेरियस जूरिस्ट की राइटिंग से ही इन्फ्लुएंस होकर के आई हैं, जैसे काल्वो क्लॉज है, डार्गो डॉक्ट्राइन है। ठीक है, इन पेंक्विड हबाना केस जस्टिस ग्रे ऑब्जर्व दैट व्हेन देयर इज नो ट्रीटी एंड नो कंट्रोलिंग एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव एक्ट या जुडिशियल डिसीजन, resort must be had to the custom and usages, and as evidence of these, to the work and commentator who are the ear of labor, research and experience, have made themselves peculiarly well acquainted with the subject which they treat. ठीक है, तो पेंक्विड हबाना केस में जस्टिस ग्रे ने इंपॉर्टेंस बताई राइटिंग ऑफ जूरिस्ट की, जिन्होंने इतना ईयर ऑफ लेबर करके, रिसर्च करके, एक्सपीरियंस से एक पर्टिकुलर टॉपिक पे या सब्जेक्ट मैटर पे काम किया है, अपने कमेंट्स दिए हैं। ठीक है, उनको कंसिडर करना चाहिए जब सारे रिजॉर्ट्स ख़त्म हो जाते हैं हमारे पास। तो ठीक है, यहाँ तक आई थिंक चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, देखिए सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ यहीं पे हम उसको एंड करते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को। ठीक है, होप कि आप लोगों को सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ समझ में आया हो। हमने डिटेल में स्टडी किया है सारा कुछ, हर सोर्सेज को हमने एक अलग अलग वीडियो में कवर किया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।